27 जून 1976 रात के 12:30 बजे फ्रांस का एयरबस 300 उड़ता है ग्रीस की राजधानी एथेंस से, जिस प्लेन में बैठे हैं लगभग 300 यात्री। और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है तभी खड़े होते हैं 4 यात्री, जिनके हाथ में है ग्रेनेड और गन्स, जिसमें से एक आतंकवादी घुस जाता है कॉकपिट में और जगह ले लेता है को पायलट की। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेन को कर लिया गया है हाईजैक, और इस हाईजैक प्लेन को जिसमें बैठे इजरायली नागरिक को इजराइल की सरकार, इजराइल की सेना कैसे दुश्मन देश में जाके छुड़ाती है बिजली की गति से, और कैसे उस ऑपरेशन को नाम देती है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। आज बात करेंगे ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। 27 जून 1976 इजराइल का शहर तेल अवीव का एयरपोर्ट बेन गुरियन से उड़ता है एक यान, जिसमें बैठे हैं 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर। और लगभग 1.5 घंटे की यात्रा के बाद प्लेन पहुंचता है ग्रीस की राजधानी एथेंस, जहां से उसे जाना है फ्रांस की राजधानी पेरिस को। जैसे ही प्लेन वहां उतरता है एथेंस में, वहां चढ़ते हैं लगभग 58 यात्री, और उन 58 यात्रियों में ही होते हैं 4 आतंकवादी, जो कि होते हैं 2 इस फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी के और 2 होते हैं जर्मनी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के, जो एक महिला और एक पुरुष होते हैं। और फिर वो लोग उस प्लेन को हाईजैक कर ले जाते हैं लीबिया के शहर बेंगाजी में। 28 जून 1976 को प्लेन पहुंचता है लीबिया के शहर बेंगाजी में, और लगभग 7 घंटे वहां खड़े रहने के बाद उस प्लेन को उस क्षेत्र में, एशिया में कहीं जगह नहीं मिलती, और फाइनली उस प्लेन को ले जाया जाता है साउथ अफ्रीकन कंट्री युगांडा में, और युगांडा की राजधानी कंपाला का एयरपोर्ट एंटबे। 28 जून 1976 को प्लेन हाईजैक किया, प्लेन पहुंच जाता है युगांडा की राजधानी एंटबे के एयरपोर्ट पर। और जैसे ही वो एंटबे के एयरपोर्ट पे उतरता है, वैसे ही युगांडन आर्मी के 100 जवान उस एयरपोर्ट को घेर लेते हैं, क्योंकि कंपाला जो युगांडा की राजधानी और जो युगांडा का तानाशाह है इदी अमीन, उसका खुला समर्थन है उन आतंकवादियों को। और 28 जून, अभी तक लगभग 24 घंटे हो चुके हैं प्लेन को हाईजैक हुए, और पूरे दुनिया में खबर फैल जाती कि फ्रांस का एयरबस 300 हाईजैक हो चुका है। और इधर इजराइल देश में हड़कंप मच जाता है, वहां के पॉलिटिक्स में भूकंप आ जाता है, इजरायली बैकफुट पे आ जाते हैं, सोचते अब क्या करेंगे। एक इजराइल एक ऐसा देश जो कभी आतंकवादियों से डील नहीं करता, उसे मजबूरन आतंकवादियों से बात करने की जरूरत पड़ जाती है। और 28 जून को आतंकवादी इजराइल के सामने अपनी डिमांड रखते हैं। उनकी डिमांड में होता यह है कि वो बोलते हैं कि इजराइल के जेलों में बंद 43 हमारे फिलिस्तीनी आतंकवादी और साथ ही दूसरे देशों में बंद 10 आतंकवादी, ऐसे 53 आतंकवादियों को छोड़ा जाए, और साथ में दिया जाए हमें $5 मिलियन। इजराइल की गवर्नमेंट सख्ते में आकर सोचने लगती है कि अब करे क्या। 29 जून इजराइल सोचते रहता है हमें करना क्या है, और आतंकवादी समय सीमा देते हैं इजराइल को 48 घंटे की। अगर 1 जुलाई की सुबह तक हमारी बात नहीं मानी गई तो हम एक यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। और इधर 29 जून 1976 कंपाला का एंटबे एयरपोर्ट आतंकवादी यात्रियों को 2 ग्रुप में बांटना शुरू कर देते हैं। एक ग्रुप में इजरायली नागरिक होते हैं जो कि यहूदी हैं, और एक ग्रुप में ब्रिटेन और फ्रांस के यात्री, जिनको अलग कर दिया जाता है। और 94 इजरायली नागरिक को और साथ में 16 क्रू मेंबर को बंद कर दिया जाता है एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में, और बाकी यात्रियों को अलग रखा जाता है। तब यहूदी नागरिक डरने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और इधर 30 जून आते आते इजरायली गवर्नमेंट आतंकवादियों के सामने रखती है कि हमें और समय बढ़ाकर दिया जाए, और आतंकवादी इस बात को मान लेते हैं और उन्हें समय दिया जाता है 4 जुलाई की सुबह तक का। इधर आतंकवादियों को लगता है कि इजरायली गवर्नमेंट हमारी बात मानने वाली है, इसलिए वो 48 बुजुर्ग यात्रियों को एक विशेष विमान से पेरिस भेज देते हैं। और तब काम शुरू होता है मोसाद का, दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी। मोसाद अपने काम में लग जाती है कि उस एयरपोर्ट की स्थिति कैसी है, इसलिए उन 48 यात्रियों से मिलती है। और इधर समय सीमा बढ़ाने के बाद आतंकवादी बाकी के जो दूसरे ब्रिटिशर्स और फ्रांस के नागरिक हैं उनको भी विशेष प्लेन से पेरिस भेज देती है, और उधर मोसाद उन यात्रियों से मिलकर एयरपोर्ट के एक से एक जानकारी निकालना शुरू कर देती है कि आतंकवादी कितने हैं, कितने सैनिक खड़े हैं, वहां ट्रांजिट हॉल कहां पर है, कैसी पोजीशन है, कितने विमान खड़े हैं, सारी की सारी। और 3 जुलाई 1976
आने लगता है और 4 जुलाई की डेट पास आने लगती है। वैसे दिन भर की बैठक के बाद इजरायली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम एक ऑपरेशन को अंजाम देंगे, जो कि एक नामुमकिन सा ऑपरेशन, और उस पे ठप्पा लग जाता है और ये जिम्मेदारी दी जाती है इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल डॉन सोलोमन को। और डिसाइड किया जाता है कि हम युगांडा की राजधानी कंपाला का एयरपोर्ट एंटबे पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा अपने यात्रियों को छुड़ा कर लाएंगे। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो जो एयरपोर्ट बना है वो बनाई है एक इजरायलियन कंपनी ने। तो उस इंजीनियर से संपर्क किया जाता है, उस इंजीनियर से वो एयरपोर्ट की सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर उस प्लान को अंजाम देने के लिए बढ़ पड़ते हैं इजराइल की सेना के जाबाज जवान। जी हाँ दोस्तों, डिसाइड किया जाता है कि 4 हरकुलस विमान जो कि बहुत बड़े होते हैं, साथ में 2 बोइंग विमान के साथ हम उस एयरपोर्ट पे जाएंगे और अपने यात्रियों को छुड़ा के लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अफ्रीकन जो मित्र देश है इजराइल के, उनसे संपर्क किया जाता है और कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक प्लेन को लैंड किया जाता है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट लेके जाता है। किसी भी स्थिति में मेडिकल अगर इमरजेंसी हो तो वो प्लेन वहां मदद भेज सके, उस प्लेन को वहीं खड़ा कर दिया जाता है कीनिया में। और वो 4 हरकुलस विमान जाते हैं एंटबे। रात के अंधेरे में 11 बजे लगभग 3 जुलाई 1976 को वो प्लेन धीरे से वहां लैंड करते हैं, वो भी युगांडा के सैटेलाइट के नजरों में आए बगैर। ये बहुत आसान नहीं है, प्लेन को 100 फीट की हाइट पे उड़ाना पड़ता है और प्लेन धीरे से उस एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। और उस प्लेन में, हरकुलस विमान में रखा जाता है एक मर्सिडीज गाड़ी और 2 लैंड रोवर कार, क्योंकि इदी अमीन जिसने समर्थन दिया था उन आतंकवादियों को, वो वहां पे सुरक्षा का मुआयना लेने आता है। और इजराइल की सेना को पता चला था, मोसाद को पता चला था कि इदी अमीन को काले कलर की मर्सिडीज बहुत पसंद है और वो हमेशा काले कलर की मर्सिडीज में चलता है। इसलिए काले कलर की मर्सिडीज और आगे पीछे 2 लैंड रोवर गाड़ियों के साथ जैसे ही हरकुलस विमान वहां पे उतरता है, उसका दौर खोल दिया जाता है और कार और लैंड रोवर कार जमीन पर उतरती हैं और बढ़ जाती है ट्रांजिट हॉल की तरफ। लेकिन इजरायली सेना को पता नहीं होता कि इदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं है और युगांडा के सैनिकों को यह भापने में देरी नहीं लगती कि यहां पर हमला हो चुका है। जैसे ही वो मर्सिडीज और वो लैंड रोवर कार में बैठे कमांडो ट्रांजिट हॉल के बढ़ते रहते हैं, वैसे ही सैनिक वहां पर हमला कर देते हैं और बिजली की गति से वो कमांडो उतरते हैं और उन सैनिकों पे हमला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सैनिकों को 3 ग्रुप में बांटा गया था। 100 कमांडो को 3 ग्रुप में बांटा गया था। एक ग्रुप जो वहां के सैनिकों पे हमला करेगा, घात लगा सैनिकों पे हमला करेगा। दूसरा ग्रुप जो अपने यात्रियों को निकालेगा और तीसरा ग्रुप यात्रियों को सही सलामत बोइंग प्लेन में बैठाएगा जो हरकुलस विमान के साथ उस एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। जी हाँ, जैसे ही वो सैनिक वहां पर उतरते हैं और इंग्लिश और हिब्रू में चिल्लाते हैं कि हम इजरायलियन आर्मी हैं, आपको रेस्क्यू करने आए हैं, आप लेटे रहिए, और कमर के लेवल से फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिसमें 7 आतंकवादी तुरंत ढेर हो जाते हैं और साथों साथ युगांडा आर्मी के बहुत सारे जवानों को भी इजरायली कमांडो मार देते हैं। और उन यात्रियों को वहां से निकाला जाता है। उन यात्रियों को लेकर तीसरा ग्रुप उन यात्रियों को लेकर प्लेन की तरफ बढ़ता है और बोइंग विमान में बैठाल कर वहां से टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ाता है। और इस समय एक बोइंग प्लेन जो कि उस एयरपोर्ट पे ऊपर में चक्कर मारते रहता है, उसमें बैठे रहते हैं उस ऑपरेशन के कमांडर एडम, जो वहां से उस पूरा मुआयना करते रहते हैं। और इधर धरती पे जो चलते रहता ऑपरेशन, उसके जो कमांडर होते हैं योनाथन नेतन्याहू, जिनको गोली लगती है और वो वहां पर शहीद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल का एकमात्र सैनिक शहीद हुआ जो है योनाथन नेतन्याहू, जो कि अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई हैं। वो कभी कभी अपने भाषणों में उनका जिक्र हमेशा करते रहते हैं। जब वहां से उन यात्रियों को छुड़ाकर अपने देश ले जाने के लिए इजरायली सेना आगे बढ़ती है तो निकलते निकलते वहां पर खड़े 25-3 फाइटर जेट विमान को ध्वस्त कर देती है ताकि युगांडा की सेना उनका पीछा ना कर सके। और लगभग 48 जवानों को मारकर 3 जुलाई की रात में इजरायली सेना अपने यात्रियों को रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के 3 से 4 लोग मरते हैं और इजराइल का एक सैनिक, और साथ ही मरते हैं 7 आतंकवादी और 48 युगांडन आर्मी के सैनिक। और ये पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है मात्र 53 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, 30 मिनट का कमांडो ऑपरेशन, 13 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन, और 53 मिनट में बिजली की गति से इजरायली एक नामुमकिन काम को करके दिखाते हैं और ऑपरेशन थंडरबोल्ट को इतिहास के पन्नों में अमर कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में ऐसे खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम देता है और बड़े से बड़े ऑपरेशन को पूरा कर लेता है। तो ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में इजराइल एक दुनिया का ताकतवर मुल्क माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि
आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।